नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों को, जिसमें हिमालय पढ़ रहे हैं हम। हिमालय का भौगोलिक विभाजन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इस मैप की ओर, क्योंकि जिस विषय वस्तु को, भूगोल का एक नियम है कि किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसकी लोकेशन जानो। आपका मतलब एक आइडिया होना चाहिए, आपको दिमाग में एक इमेज बनी हुई होनी चाहिए कि किस विषय वस्तु की बात हो रही है, किस चोटी, किस दर्रे, किस घाटी की बात हो रही है और वो कहाँ स्थित है भारत में। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर कि जो नॉर्थ में अगर हिमालय की बात करें तो सबसे नॉर्थ में काराकोरम आता है। ठीक है, उसके बाद लद्दाख आ जाता है, फिर जास्कर, फिर उसके दक्षिण में पीर पंजाल और फिर धौलाधर श्रेणी आती है। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। याद रखना, यहाँ से क्रम का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कई बार उत्तर से दक्षिण तो कई बार दक्षिण से उत्तर पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल और उसके बाद में धौलाधर। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण धौलाधर का और भौगोलिक विभाजन भी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ रहे हैं प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे उत्तर में देखिए आप, सबसे उत्तर वाला जो प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का वो है हिमाचल हिमालय। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हिमाचल हिमालय, या फिर आप पंजाब हिमालय बोल सकते हो उसको। उसके पूर्व में आए हिमाचल पर जो है हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय, वो सबसे पश्चिम का हिमालय है, सबसे नॉर्थ और सबसे पश्चिम का हिमालय है। जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते जाएंगे इसके नाम अलग अलग हैं। तो हिमाचल हिमालय के पूर्व में कौन है? कुमायूं हिमालय। उसके पूर्व में नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के पूर्व में या सबसे जो पूर्वोत्तम है वो है असम हिमालय। इस प्रकार इन चार भागों में बांटकर हम हिमालय को पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन के रूप में। यहाँ कुछ मुख्य दरें दिए हुए हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िए आप। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ध्यान देना इस टेक्स्ट बुक में मेंशन है ये चीजें, तो यह निसंदेह इम्पोर्टेंट बन जाती है एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहला काराकोरम दर्रा, देखिए लोकेशन यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है इसकी लोकेशन, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा सबसे नॉर्थ में। 2 नंबर है लेह, 2 नंबर लेह, 3 नंबर जोजिला दर्रा है, ये रहा आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, 2 नंबर लेह, 3 नंबर जोजिला आ गया। इनका भी कई बार उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। काराकोरम, जास्कर, ये लेह, फिर 3 नंबर पर आ गया जोजिला दर्रा, 4 नंबर पर है सिपकिला, हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये रहा सिपकिला दर्रा यहाँ, और 5 पर मानानीती दर्रा है, मानानीती। 6 पर है चुम्बी घाटी, 6 नंबर सिक्किम में आई है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी या चुम्बी दर्रा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको चौराहा भी बोला जाता है। इन 3-4 देशों का चौराहा बोला जाता है, क्योंकि ये सीमा पर है 3 देशों के, या 4 देश बोल सकते हो आप। कौन कौन से? चीन और तिब्बत। ठीक है, अपना देश भारत और एक देश भूटान। ठीक है, इन चारों की सीमा पर खड़ा है कौन है? कौन सी घाटी है सीमा पर? यह है चुम्बी घाटी। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चुम्बी घाटी, क्योंकि ये एक तरफ 3 रास्ते बना रही है ये घाटी। चुम्बी घाटी तिब्बत की ओर जाता है एक रास्ता, दूसरा भूटान की तरफ जाता है, तो तीसरा आता है इंडिया की तरफ, अपने देश की तरफ। ठीक है, और इसको बोलते हैं चौराहा, हिमालय का चौराहा, याद रखना।
7 नंबर पर बुंगाल, अरुणाचल प्रदेश में देखिए आप बुंगाल। फिर है कंगरी कर्ण दर्रा 8 नंबर इस घुमाव में, जो हिमालय पर्वत पूर्वी भाग में जो अक्षीय कोण बनाता है वहाँ जो दर्रा है वो कौन है? कंगरी कर्ण। 9 नंबर पर दिक, ठीक है। 10 नंबर पर तज नामक दर्रा है और 11 पर आन नामक दर्रा है। ये जो दर्रे हैं 8, 9, 10, 11 ये भारत और म्यांमार जो देश है उन दोनों देशों को व्यापारिक मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है। ये याद रखना आप, नए नाम हैं, आपको थोड़े अजीब लगेंगे पर जो नई चीजें हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। कंगरी कर्ण, दिक, तज, आन, ठीक है। क्योंकि पुरानी जो चीजें हैं बार बार हम पढ़ चुके हैं, वहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन अब नए बनेंगे कहाँ से? जो भी नई चीजें डाली है आपकी बुक में वहीं से क्वेश्चन उठेंगे, तो इनको ध्यान से आप इनकी लोकेशन का पता रखिए और नाम भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा कुछ चोटियां हैं, इन चोटियों की अपना कई बार चर्चा कर चुके, फिर भी एक बार फिर से देखिए नंगा जो पर्वत है, नंगा जो पर्वत चोटी है वो है सबसे पश्चिम में, हिमालय के इंडिया में सबसे पश्चिम में अपनी नंगा पर्वत चोटी है। उसके बाद आगे आइए आप, देखिए नंदा देवी चोटी, लोकेशन देख लीजिए आप कौन से हिमालय में पड़ रही है। प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से नंगा जो पर्वत है वो हिमाचल हिमालय में पड़ता है, जबकि नंदा देवी जो चोटी है वो कुमायूं हिमालय में है। इसके आगे आइए आप, धौलागिरी और अन्नपूर्णा भी कुमायूं हिमालय में अवस्थित हैं। बात करें अगर नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट जो ऊंची चोटियां हैं वो है नेपाल हिमालय में। ये कुछ मुख्य चोटियां थी जिसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। अब हम व्याख्या से पढ़ेंगे इसको, हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण को। तो आइए, हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित है प्रादेशिक विभाजन हिमालय का। सबसे पहले हम बात करें तो हिमाचल हिमालय, सबसे पहला कौन सा लिया है? हिमाचल हिमालय। तो इसकी व्याख्या देखिए आप, इसका विस्तार है सिंधु नदी से सतलज नदी, कई बार तो डायरेक्ट इन नदियों के नाम पूछते हैं, ध्यान रखना आप। सिंधु नदी से सतलज नदी तक कौन फैला है? हिमाचल हिमालय। और इसकी लंबाई की बात करें तो 570 किलोमीटर, ठीक है, 570 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने अभी मैप में दिखाया, अधिकांश भाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। मुख्य पर्वत श्रेणियों की बात करें, पर्वत श्रेणियों की बात हो रही है, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, इनमें इस वाले हिमालय में पड़ते हैं, ठीक है। ये उबड़ खाबड़, निर्जन और शुष्क है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर कुछ घाटियां हैं, इनके नाम भी देखिए। हिमाचल प्रदेश की जो घाटियां हैं वो है कांगड़ा, लाहुल और स्पीति, ठीक है। तो ये मोस्ट बातें थी कौन से हिमालय की? हिमाचल या फिर पंजाब हिमालय जिसको बोला जाता है। दूसरा नंबर किसका है? 2 नंबर पर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में देखिए 320 किलोमीटर लंबाई है। कुमायूं हिमालय की लंबाई सबसे कम है, 320 किलोमीटर। और सतलज नदी, नदियों के नाम आप अच्छे से याद रखना। सतलज नदी से काली नदी के बीच फैलाव है कुमायूं हिमालय का, ठीक है। और हिमाचल हिमालय से अधिक ऊंचा है ये, ठीक है, अभी जो पीछे पड़ा उससे कुछ ऊंचा है। जैसे कि कुछ चोटियां हैं, बद्रीनाथ 7040 मीटर, केदारनाथ 6831, त्रिशूल 6707 मीटर, गंगोत्री 6508 मीटर आदि प्रमुख चोटियां हैं। गंगोत्री का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये कुमायूं हिमालय में है, जहां से गंगा नदी के रूप में भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। गंगोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी नदी, जो आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिलने के बाद में ये गंगा नदी कहलाती है। गंगा, यमुना आदि नदियों के उद्गम स्थान इसी में है।
किसकी बात हो रही है? कुमायूं हिमालय की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री आदि प्रमुख तीर्थ स्थान कहाँ हैं? कुमायूं हिमालय में। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आदि सभी तीर्थ स्थान ये कुमायूं हिमालय में है। नेक्स्ट बात करें नेपाल हिमालय की, तो देखिए सर्वाधिक लंबा है यह हिमालय 800 किलोमीटर के साथ। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ध्यान में रखना। 800 किलोमीटर के साथ सर्वाधिक लंबाई है इसकी। हिमालय का ये भाग कहाँ से कहाँ तक है? काली नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, तो याद रखना काली नदी और तीस्ता नदी को, काली नदी से तीस्ता नदी तक फैलाव है। अधिकांश भाग नेपाल में है। नेपाल हिमालय के अन्य भी नाम हैं। सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय, और पश्चिम बंगाल, ठीक है, अपना पश्चिम बंगाल, वहाँ इसको दार्जिलिंग हिमालय बोलते हैं। तो भूटान में इसको भूटान हिमालय बोला जाता है। कुछ जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा आदि जो चोटियां हैं वो हमेशा हिमाच्छादित रहने वाली चोटियां हैं, वो इसी में है। ठीक है, नेपाल हिमालय की जो चोटियां हैं या ऊंचाई की बात करो सर्वाधिक है। नेक्स्ट असम हिमालय, यह भाग तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र, ठीक है, फिर इन दोनों नदियों को याद रखिए। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक कौन है? असम हिमालय। अगर लंबाई की बात करें तो ये दूसरा लंबा प्रदेश है 740 किलोमीटर के साथ। ठीक है, इस भाग को असम हिमालय कहते हैं। काबरू, चुमलहारी, जोंग सांगला, कुल्ला कांगड़ी और पहुनी आदि इस पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। इस क्षेत्र में नागा फाड़ियां, देखिए विशेषकर यहाँ नागा फाड़ियों का नाम मेंशन किया हुआ है, तो आप ध्यान रखना। नागा फाड़ियां जो है भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक हम जानते हैं कि दो जल स्रोतों का जो अफवाह क्षेत्र होता है उसको अलग करना, उसको अलग अलग दिशा में मोड़ने वाला जो बीच का भूभाग है उसको बोलते हैं जल विभाजक। तो कौन कर रहा है यहाँ जल विभाजक? भारत और म्यांमार का अलग अलग नागा फाड़ियां। याद रखना, नागालैंड में है नागा फाड़ियां। यह घना वनाच्छादित प्रदेश है और इसमें बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। ये हो गए हमारे चारों प्रदेश हिमालय के। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन हिमालय का कौन कौन से? हिमाचल या पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय और नंबर 4 असम हिमालय। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और ये याद भी हो गया होगा। अब देखिए आप हिमालय पर्वत के महत्व दिए हुए हैं, उनको भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हिमालय के महत्व के बारे में मुझे लगता है बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेंगे। बट कहीं से भी अगर ये टेक्स्ट बुक पढ़ा रही हूँ मैं आपको तो ध्यान से पढ़ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हिमालय का महत्व है। सबसे पहले बात होती है यहाँ अपने महाकवि कालिदास की। क्या कहा है इन्होंने हिमालय के बारे में? कि हिमालय को पर्वतों का राजा बताया है और देवताओं का स्थान बताया है महाकवि कालिदास ने। हिमालय पर्वत की जो भौतिक रचना, स्थिति, विस्तार और संरचना है वो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ेंगे हम अब नेक्स्ट पॉइंटों के रूप में। क्यों है इम्पोर्टेंट? सबसे पहले देखिए आप, ये देश के उत्तर और पूर्व भाग में प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, इनकी सीमा बना रहा है प्राकृतिक रूप से। नंबर 2, पारंपरिक रूप से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित भी इसको माना जाता है, बाह्य आक्रमणों से बचाता है। हालांकि आधुनिक समय में तकनीकी नॉलेज की वजह से ये अवैध नहीं रहा, बट इसको पारंपरिक रूप से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित माना जाता है। नंबर 3, उच्च पर्वतीय दीवार
उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं से भारत की रक्षा करती है। ध्यान में रखना ये चीजें। हिमालय जो पर्वत है अपना, इसका अगर इम्पोर्टेंस पूछे तो सबसे मोस्ट बन जाता है कि जो साइबेरियन हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, जो साल भर चलने वाली, उन हवाओं को रोकता है हिमालय पर्वत भारत में आने से। ठीक है, और अपने देश का जो मौसम है वो संतुलित रहता है और इन ठंडी हवाओं से हम बचे रहते हैं। नंबर 4, मौसमी परिस्थितियों में स्थिरता रहती है क्योंकि इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं को ये रोक लेता है। नेक्स्ट आइए नंबर 5 पर, दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को हिमालय से परे उतर कर ये परे उत्तर की ओर जाने से रोक देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये चीज है, ये वाली लाइन है कि हिमालय जो पर्वत है, जो मानसूनी हवाएं आती है दक्षिण पूर्व से, बंगाल की खाड़ी से, समुद्र से उठकर जो हवाएं आ रही है, आर्द्र हवाएं, और हमारे देश में बारिश करती है, उन हवाओं को सीधा निकलने से रोक देता है हिमालय पर्वत। और हमारे जो उत्तरी राज्य हैं, अपने देश के जो उत्तरी स्टेट्स हैं, नॉर्थ स्टेट्स हैं, उनमें बारिश करवाता है कौन? हिमालय। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने देश के लिए। नंबर 6, हिम का जो पिघला हुआ जल है उसको प्राप्त होते रहने के कारण, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइनें डाली है। जो हिम है, बर्फ जमी हुई है हर समय पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर जो बर्फ जमी रहती है, उसके पिघलने से जो नदियां नित्यवाही बनी रहती है, समझ गए आप? हमेशा बहने वाली जो नदियां हैं वो निकलती है क्योंकि बर्फ हमेशा पिघलती रहती है, जमती रहती है, पिघलती रहती है, और वो नित्यवाही नदियां अपने देश से गुजर रही है कौन? गंगा सिंधु के रूप में, और हमारे मैदानों को सिंचित करती है। नेक्स्ट आइए 7 नंबर, इसमें पाए जाने वाले जो जल प्रपात हैं वो जल विद्युत के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखिए एक एक लाइन का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ। जल प्रपात जानते होंगे आप, जल का ऊपर से किसी भूभाग से एकदम से नीचे गिरना, ठीक है, एकदम से नीचे गिरना जल प्रपात कहलाता है, और उस जल प्रपात को जल विद्युत में बदल लेते हैं टेक्नोलॉजी के दौरान। ठीक है, तो हम विद्युत बनाते हैं, बिजली बनाते हैं उस गिरते हुए जल से। तो ये वाली जो स्थितियां बना देता है हिमालय पर्वत जगह जगह पर हमारी। ठीक है, तो इसके लिए विद्युत के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है हिमालय पर्वत अपने देश इंडिया के लिए। नेक्स्ट, इससे निकली जो नदियां हैं, इसके द्वारा बहाकर लाई गई जो बारीक कांप मिट्टी है, उसके जमा कर देने से गंगा सतलज के विशाल समतल और उपजाऊ मैदान बने रहते हैं। समझ गए होंगे आप? नदियां जब पर्वतों से उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी कंकड़ लाती है। जब ये मिट्टी बहाकर आगे मैदानों में जाती है तब तक वो मिट्टी कंकड़ कांप मिट्टी का रूप ले लेते हैं, और वो मिट्टी होती है बहुत सारे खनिज लवणों से बनी हुई। तो उससे जो मैदान बनता है विशाल समतल और उपजाऊ, वो फसलों के लिए काफी उपजाऊ होता है। हाँ, चूंकि ये प्रत्येक कुछ दिनों बाद या कुछ वर्षों बाद ये फिर से लाकर नई मिट्टी बिछाती रहती है ये नदियां, इससे इसके उपजाऊपन में प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण आता रहता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम मैदानों में हमने जिस मिट्टी पर फसल बोई, उस फसल ने वहाँ का जो खनिज लवण है उसको सोख लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों के बाद में ही फिर से नई परत बिछ गई मिट्टी की, उन्हीं खनिज लवणों के साथ फिर से फसल उगाई, और उस फसल के लिए फिर से इम्पोर्टेंस हो गया प्राकृतिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर पर आइए, जलवायु संबंधी विभिन्नताओं के कारण देखिए यहाँ पर बहुत तरह के वनस्पतियाँ, लकड़ी, कंद मूल, फल, गोंद, लाख और औषधियाँ व जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती है। आपको पता है हिमालय पर्वत पर अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से,
ठीक है। अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग जलवायु बनती है और उस जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं अलग तरह की वनस्पतियां पाते हैं, अलग तरह की लकड़ी कंद फूल पाते हैं, फल गोंद लाख पाते हैं। तो इससे भी हमारे देश के लिए ये काफी उपयोगी है। नंबर 10, वनों से कच्चे पदार्थ और देश के लिए कई उद्योग धंधे आधारित करता है। यहाँ से वनों से जो कच्चे पदार्थ हमें मिल रहे हैं उसकी मतलब जो कच्चे पदार्थ मिल रहे हैं उस पर आधारित है हमारे देश के बहुत सारे उद्योग धंधे। विशाल वन संपदा के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे शेर, चीते, हाथी, सांभर, हिरन, भालू, तेंदुए, बंदर आदि। कई बार इन जो पशु हैं इनके भी नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कौन कौन? शेर, चीते, हाथी, सांभर, याद रखना, सांभर, हिरन, भालू, तेंदुए, बंदर। ठीक है। नंबर 12, पहाड़ी ढालों पर केसर, चाय, आलू और फलों आदि की कृषि की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, केसर, चाय आदि की खेती की जाती है और पशु चारण भी यहाँ होता है, जिससे जो उन पर्वतीय जो राज्यों में रहने वाले पशुपालक है उनके लिए काफ़ी उपयोगी है ये मैदान। ठीक है, क्योंकि वहाँ पशु चारण उनके पशुओं के लिए, उनका पशु पेट भरने के लिए वहाँ इजीली उनको घास और ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये पशु चारण भी है यहाँ, तो हमारे देश के लिए काफ़ी उपयोगी है। आगे आइए, विशिष्ट संरचना जो है हिमालय की उसके कारण यहाँ खनिज पदार्थ भी उपलब्ध हैं, जैसे कि तेलीय सेल। ठीक है, कौन सी सेल? तेलीय सेल या तेलीय जो चट्टान है उसके कारण खनिज तेल पाए जाने की संभावना है। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे हिमालय पर्वत में जो सेल मिली है, तेलीय सेलें, इनके कारण यहाँ खनिज तेल मिलने की भी संभावना है। नंबर 14, अनेक प्राकृतिक झीलों, स्वास्थ्यवर्धक और मनोरम स्थल भी है यहाँ। पर्यटक महत्व है इन स्थलों का। कौन कौन से हैं देखिए एक नज़र में, शिमला, मसूरी, नैनीताल, भीमताल, गरुड़ताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कसौली, चंबा। हिमाचल प्रदेश में है चंबा, जबकि चुम्बी सिक्किम में है। कुल्लू, मुक्तेश्वर, अमरनाथ, बुहाली और कालिम्पोंग, शेषनाग, पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि स्थानों की बड़ी संख्या में यहाँ स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। नंबर 15, पौराणिक दृष्टि से भी इसका आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ देवताओं का वास माना जाता है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, कैलाश, मानसरोवर, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, हरिद्वार, उत्तरकाशी, जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं यहाँ। और बात करें कुछ बौद्ध मठों की, तो देखिए स्वयंभूनाथ, तंबांग, हेमिस, ध्यागबोचे आदि यहाँ बौद्ध मठ भी अवस्थित हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन आया था हेमिस क्या है, पीछे की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है हेमिस क्या है, वहाँ ऑप्शन था क्या बौद्ध मठ है, तो वो बौद्ध मठ ठीक होना था। तो अगर हेमिस वहाँ क्वेश्चन बन गया तो क्या बाकी के ये 3-4 क्वेश्चन नहीं बन सकते? इसलिए ध्यान से देखना, बन सकते हैं, कहीं से भी लाइन में कुछ भी उठा सकते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। तो स्वयंभूनाथ, तंबांग, हेमिस, ध्यागबोचे आदि कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी यहाँ अवस्थित हैं। आगे आइए, पर्वतारोहण की दृष्टि से भी हिमालय पर्वत इम्पोर्टेंट है और जो साहसी युवक हैं यहाँ के वो भारतीय सेना में योगदान करते हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये पढ़ लिया आज हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भारत के विशाल मैदान के बारे में, ग्रेट प्लेन्स के बारे में, और आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।